अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि पीसीबी की ऑल इज़ वेल की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं। इंडिया में मौजूद टीम ज़राए के मुताबिक 5 मैचेस में 3 शिकस्तों के बाद कप्तान बाबर आजम को अब सिर्फ इमामुल हक का सहारा है, जिसकी वजह सिलेक्टर इंजमामुल हक है, जिन्होंने वर्ल्ड कप के लिए मर्जी के खिलाड़ी मुंतखब करने की बाबर की फरमाइश पर उनका भरपूर साथ दिया था। अफगानिस्तान से हारने के बाद बॉलर्स और फील्डिंग को जिम्मेदार करार देना पाकिस्तानी कप्तान को महंगा पड़ गया है। ज़राए का बताना है कि पाकिस्तानी टीम के स्टार फास्ट बॉलर के साथ इस बात पर बाबर आजम की तल्ख कलामी भी हुई है। इस दौरान मोहम्मद रिजवान ने बात हद से नहीं बढ़ने दी। मोहम्मद रिजवान ने भी बाबर को आइंदा बयान देते वक्त मुहतात रहने का मशवरा दिया है। तो आपको बताएं कि पीसीबी की ऑल इज़ वेल की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए वर्ल्ड कप में, तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है वो बिल्कुल मुतासिर कुन नहीं रही। पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस दिखाने में नाकाम दिखाई दे रहा है और इसकी जो वजह दिखाई दे रही है वो यही दिखाई दे रही है कि ये कहा जा रहा था कि टीम में कुछ क्लैशेस हैं, कुछ मुतजाद राय पाई जाती हैं कप्तानी को लेकर भी। और इसी सिलसिले में इंडिया में मौजूद टीम ज़राए के मुताबिक 5 मैचेस में 3 शिकस्तों के बाद कप्तान बाबर आजम को अब सिर्फ इमामुल हक का सहारा है, जिसकी वजह चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक बताए जा रहे हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप के लिए अपनी मर्जी के खिलाड़ियों का चुनाव देने में बाबर आजम का भरपूर साथ दिया है। पीसीबी की ऑल इज़ वेल की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं। इंडिया में मौजूद टीम ज़राए के मुताबिक 5 मैचेस में 3 शिकस्तों के बाद कप्तान बाबर आजम को अब सिर्फ इमामुल हक का सहारा है, जिसकी वजह चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक है। आज के मैच की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को 309 रन से शिकस्त देकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। 400 रन के हदफ के ताकुब में डच टीम 90 रन पर ढेर हो गई। 6 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल भी ना हो सके। नीदरलैंड्स की इनिंग्स का सबसे ज़्यादा स्कोर 25 रन विक्रमजीत सिंह ने स्कोर किया और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों पर 399 रन बनाए। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में खेले जाने वाले मैच में कैंगरूज का सुपर डुपर शो खेल के तीनों शोबों में हरीफ को मुकम्मल तौर पर आउट क्लास करते हुए वर्ल्ड कप के रन्स के एतबार से सबसे बड़ी फतह हासिल कर ली। नेदरलैंड्स की पूरी टीम 21 ओवर में 90 रन पर ढेर हो गई। एडम जम्पा ने 4 और मिचेल मार्श ने 2 शिकार किए। ये वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया के 399 रन के मजमूए में डेविड वार्नर 104 और गैलन मैक्सवेल 106 रन बनाकर नुमाया रहे। इसके अलावा स्टीव स्मिथ ने 71 और लेबोशन ने 62 रन बनाए। नेदरलैंड्स की जानिब से लोगिन वैन बैक ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बेस डी लीडर ने 2 विकेटें हासिल की। और नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने हरीफ बॉलिंग लाइन का हशर नशर कर दिया। पहले डेविड वार्नर ने बैंड बजाया, फिर मैक्सवेल ने डच टीम को होश बुलाया। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार सेंचुरी स्कोर करके मैच में अपनी टीम की फतह की राह हमवार की। वार्नर और मैक्सवेल के लाठीचार्ज पर एक नजर इस रिपोर्ट में। वो आया, उसने कुछ नहीं देखा, बस एक ही काम था, जो बॉल भी आए उसको बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया। डच टीम के लिए कैंगरूज के खिलाफ मैदान में उतरना इम्तिहान बन गया। डेविड वार्नर ने 93 बॉल्स पर 104 रन की इनिंग्स, जो 11 चौकों और 3 छक्कों से सजी थी। वार्नर के आउट होने पर नेदरलैंड्स ने सुखा सांस लिया, लेकिन ये वक्ती सुकून था। जो तूफान मैक्सवेल की सूरत में डच टीम से टकराया, उसने बॉलिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। मैक्सवेल ने 40 गेंदों पर 8 छक्कों और 8 चौकों की मदद से वर्ल्ड कप की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी बनाई। नेदरलैंड्स के खिलाफ तूफानी बैटिंग करते हुए मैक्सवेल ने रिकॉर्ड बुक्स में जगह बना ली। उनकी इनिंग्स 9 चौकों और 8 छक्कों से सजी थी। उन्होंने 106 रन 240.90 के स्ट्राइक रेट से बनाए, जिसके लिए उन्होंने 44 बॉल्स और 53 मिनट सर्व की। क्रिकेट एक्सपर्ट्स और पाकिस्तानी शायकीन खेल की तवक्कुआत धरी रह गई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के मैच में नेदरलैंड्स को शिकस्त देकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। डच टीम के फातेह होने की सूरत में ग्रीन शर्ट्स को फायदा हो सकता था। पाकिस्तानी टीम के सेमीफाइनल में जाने के लिए कैंगरूज का अगले 4 मैचेस में से 2 मार के हारना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही शाहीनों को अपने अगले 4 मैचेस जीतना होंगे। पाकिस्तानी टीम के जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश से मैचेस होना बाकी हैं। कैंगरूज को न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 2-2 हाथ करना है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में सरकारी सोशल मीडिया टीम्स के जरिए प्रोपेगेंडा किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। उन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट से 9 मई के लिए भी कारकुनान को इश्तियाल दिलाया गया। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने के लिए तनख्वाहें मुकर्रर थी।
का खर्चा, पीटीआई का चर्चा और प्रोपेगेंडा रियासती इदारों के खिलाफ। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सरकारी सोशल मीडिया टीम्स को पार्टी मफादात के हक में रियासती मफादात के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए 9 मई के लिए कारकुनों और आवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। फौजी तंसीबात पर हमला करने के लिए उकसाया गया। दस्तावेजात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बजट में प्रोजेक्ट के लिए 8 करोड़ 70 लाख रुपए रखे गए थे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में सोशल मीडिया टीम्स को मजमून बयानियां फैलाने का टास्क दिया गया। मुलाजमीन की तनख्वाहें 25,000 से 40,000 रुपए थी। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में शामिल पहले से मौजूद 800 अकाउंट्स की तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि 72.50% अकाउंट्स का 2021 से पहले पीटीआई की जानिब झुकाव नहीं था। जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने अपना सियासी झुकाव तब्दील किया। 86% सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पीटीआई का बयानिया पोस्ट करना शुरू किया गया। तो जनाब, अवाम के पैसे से रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, जिस पर सवालात उठ रहे हैं और इसी सिलसिले में हम बात करते हैं। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला गुल मौजूद हैं। सर, ये जो अभी एक सिचुएशन हमारे सामने आई, एक मामला खुलकर आया है, वो ये कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में सरकारी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया और मनफी प्रोपेगेंडा जिसे किया गया, इस पर आपका कॉमेंट चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक ऐसा प्रपोजल 2018 में बनाया जिसके अंदर तकरीबन 1109 लोगों को जो है वो हायरिंग करनी थी और सबकी जो है वो तालीमी मेयार कम से कम 16 साल जो था उनका तालीमी मेयार होना चाहिए था। अब इसका नाम जो है वो बड़ा अजीबोगरीब है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल मीडिया पार्टिसिपेटरी प्लेटफॉर्म, यानी कि एक एस्टैब्लिशमेंट का नाम दे के आप यहाँ। और फिर कमाल ये है कि 870 मिलियन जो पाकिस्तान का रुपया, जो हक हलाल का पाकिस्तानियों का पैसा, जो टैक्स पेयर मनी था, उसको आपने जो है बाकायदा PC1 बना और उसके अंदर बाकायदा बताया गया था कि जो आपने प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 2 साल के अंदर आपने खत्म करनी है। यानी कि इन तमाम लोगों को आपने असल में पीटीआई के जो एक सोशल मीडिया का जो एक आप देख ही रहे हैं तूफान बदतमीजी, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो या दीगर सोशल मीडिया अकाउंट हो, उनके ऊपर हमें नजर आता है। अब ये जो देखें, जो तकरीबन 89% अकाउंट जो थे वो थे जिनका अभी जिक्र किया गया कि 2021 से पहले जो है 3-4 साल पहले वो क्रिएट हो चुके थे। इन लोगों को सबको बुनियादी तौर पर असल में ये है सियासी रिश्वत भी दी जाती है, उन लोगों को हायर किया जाता है, उनको पैसे हुकूमत देती है और वो काम पार्टी का करते हैं, वो मुल्क का नहीं करते, वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नहीं करते, बल्कि वो काम करते हैं एक पार्टी का। अब इसके अंदर जो लोगों को सेलेक्ट किया गया और तकरीबन जिनके पास 2140 के करीब सोशल मीडिया अकाउंट थे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनको जो है वो इस्तेमाल किया गया। अब जब हम देखते हैं हालात को तो हमें ये नजर आता है कि जब बाकायदा 9 मई के वाकयात से पहले एक ऐसी सोशल मीडिया कैंपेन शुरू की गई जिसका मकसद बाकायदा रियासत पाकिस्तान और उसके मुकद्दस इदारों को जो है निशाना बनाया गया, उनकी जो लीडरशिप थी उसको निशाना बनाया गया। मुझे बिल्कुल याद है वो किताब। ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ हमने देखा था कि 9 मई से पहले कार्रवाई भी हुई थी और बहुत सारे लोग इस निर्गे में आए थे, बंद भी करवा दिए गए थे, कई को जेल का सामना भी करना पड़ा मुकदमात का। आप समझते हैं कि अभी मजीद ये इसका क्रैकडाउन जो इसका दायरा कार है वो वसी कर दिया जाएगा इस खबर के बाद खास तौर पे? जी बिल्कुल, इसका दायरा कार वसी होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो हम अपील करेंगे हुकूमत वक्त से कि वो इसको देखें, तहकीकात कराएं, क्योंकि ये देखें तकरीबन 25,000 रुपए कम से कम इसकी फी कस जो थी वो तनख्वाह रखी हुई थी। और आप इससे दिखाएं कि ये जिस तरीके से बाकायदा लिंक थे बाहर के मुमालिक से। आप आज कोई मजहबी, आज अभी ये फलस्तीन का मामला चल रहा है, आप फलस्तीन का झंडा लगाएं, आप देखेंगे आपका फेसबुक अकाउंट बंद हो जाता है। आप जरा सी कोई जो इसराइल की दहशतगर्दी है उसको आप दिखाएं तो आपका सोशल मीडिया अकाउंट बंद हो जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर घिराओ जलाओ, लोगों को जो है वो फौजी गाड़ियों को डंडे मारे जा रहे थे, गालियां गुफ्तार हो रही थी और जिना हाउस को जलाया जा रहा था, उस चीज को आखिर क्या वजह थी कि इंटरनेशनल जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं जो जिनका ज्यादा ताल्लुक भारत और इसराइल और मगरब से है, और ये बात साबित हो चुकी है, हमारे साइबर विंग ने जो है साबित की है पाकिस्तान के FIA ने, कि तकरीबन इसमें से 70% वो लोग थे जो मगरब से जो है वो ऑपरेट कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये साजिश सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बुनी गई थी, बल्कि इसके ताने बाने जो है
वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक ऐसी सोशल मीडिया फोर्स को भर्ती करके किया था जिसका मकसद ये था कि वो रियासत पाकिस्तान को रिस्क पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए और रियासत पाकिस्तान के लिए बर्बादी कर दे। आप कह रहे हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सामने आएंगे, जिस तरह से हमने माजी में देखा कि जो क्रैकडाउन हुआ था। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब अपना टेक देने के लिए इस मामले पर। और आवाम के पैसे से रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों? सियासी रहनुमा PTI पर बरस पड़े। तर्जुमान IPP फरदौस आशिक ने रियासत और आवाम में दरारें डालने की प्लानिंग की गई। उन्होंने कहा कि नून लीग के रहनुमा अतातार ने आला सतह तहकीकात का मुतालबा भी किया है। रियासत और अवाम के दरमियान दरारें डालने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग की गई। कौम का पैसा कौमी इदारों को कमजोर करने के लिए जिस बेदरेग अंदाज से इस्तेमाल हुआ, नौजवानों को नौकरियों के लालच दे के उन नौजवानों के जहनों को इस तरह से बारूद से भर के बसीते कौम जो है हमारा दुनिया भर में वकार मजरूह हुआ। किसी गरीब की, यतीम की, बेवा की जो वेलफेयर है उसके लिए जो पैसा इस्तेमाल होना था उसको जिस तरीके से इलीगल तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक लिबादा ओढ़ के 87 करोड़ रुपया खर्च हुआ गरीब आवाम का। ये कहते होते थे कि जी आवाम के वसाइल आवाम पे लगने चाहिए। अब इसकी तहकीकात होनी चाहिए, उन लोगों को कटहरे में लाया जाना चाहिए। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है। अल-कादिर ट्रस्ट और तोशा खाना नैब केसेस में चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्त से बहाली की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसमें कार्रवाई कालाअदम करार देने की इस्तदा की गई है। लिखा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फर्द जुर्म आयद की। आला अदलिया के ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर समाअत या जल्द मुकम्मल करने की कोई हिदायत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-कादिर ट्रस्ट और तोशा खाना नैब केसेस में चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्तें बहाल करने के केस की समाअत हुई। जस्टिस बाबर सत्तार ने मजीद केस सुनने से मुआजरत कर ली। रिमार्क्स दिए, एक शख्स गिरफ्तार है तो नैब अपने मुकदमात भी इससे तफ्तीश क्यों नहीं कर रहा? इस मामले से इत्तेफाक नहीं, इसीलिए दूसरे बेंच के सामने केस लगाया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा 6 नवंबर को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आ जाएंगे। आपका केस उसी रोज उसी बेंच के सामने मुकर्रर होगा। और आपको बताएं कि PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी के रेड वारंट जारी हो गए। FIA को गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ते की हिदायत की गई है। थाना गोलड़ा में दर्ज मुकदमे में जुल्फी बुखारी के वारंट जारी किए गए हैं। FIA को वारंट की तामील कराने का हुक्म दिया गया है, जबकि नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि FIA जुल्फी बुखारी केस से मुतालिक तमाम दस्तावेजात मुकम्मल करके इंटरपोल को दरख्वास्त दे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में PTI के 10 रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। PTI रहनुमाओं में मुराद सईद, उमर अयूब, शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर शामिल हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI के 10 रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर वारंट जारी किया है। PTI रहनुमाओं में मुराद सईद, उमर अयूब, शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर शामिल हैं। फरूख हबीब, हमाद अजहर, हसन खान न्याजी, अली नवाज आवान, उमर सुल्तान और कर्नल मोहम्मद आसिम के भी दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। अदालत ने हुक्म दिया है कि मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। मुल्जिमान जहाँ नजर आए गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। निगरान पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की सजा मौतली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने जारी किया है। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने बताया है कि नवाज शरीफ रज़ाकाराना तौर पर वापस आए। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत ली। नवाज शरीफ के वकील के मुताबिक दिसंबर 2019 में उस वक्त की हुकूमत ने बगैर सुने दरख्वास्त मुस्तरद की थी। कोरोना और सेहत के मसाइल की वजह से पहले वो पाकिस्तान नहीं आए। 74 बरस के हैं और मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हैं। डॉक्टर अदनान ने नवाज शरीफ की मेडिकल कंडीशन के हवाले से दस्तावेजात भी जमा करवाई हैं। मुतल्लिका फोरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो इस मामले पर मुनासिब हुक्म जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत 1 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर तमाम फरीकैन से तहरीरी जवाब तलब किया था। ECP समेत दीगर ने नजरसानी दरख्वास्त से वापस लेने की इस्तदा कर रखी है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बिलावल हाउस इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी से सानिजुर शारी रहमान, खैबर पख्तूनख्वा से सीनियर रहनुमा नजमुद्दीन, फरहतुल्ला बाबर, मलाइका रजा, हबीबुल्ला शाकिर, सादत हुसैन शाह और आसिफुल्ला खान समेत दीगर ओहदेदारों ने मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में सेनेट इजलास, खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल, मुल्क में इंसानी हकूक, सोशल मीडिया की सूरत हाल और इलेक्शन से मुतालिक गुफ्तगू की गई। अभी आपको बताएं कि कराची अगर चल नहीं सकता तो पाकिस्तान पल नहीं सकता। शहर कायद हमारी आखिरी पनाहगाह है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 29 अक्टूबर का जलसा लियाकताबाद के शऊर और जज्बे की तारीख रकम करेगा। मुखालिफिन को बदतरीन इखलाकी और सियासी शिकस्त होगी। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज़ में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 नवंबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट बार, PTI समेत दीगर ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले और 90 रोज़ में इंतखाबात का इनेकाद के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरज़म। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के मुशाहिदे के लिए आलमी मुबस्सरीन को दावतनामे भिजवा दिए हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद एक्रेडिशंस जारी होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात की शफाफियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरअज़्म। आलमी मुबस्सरीन को इलेक्शन कमीशन ने दावतनामे अरसाल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के मुशाहिदे के लिए वजारत खारजा के जरिए आलमी मुबस्सरीन को दावतनामे भिजवा दिया है। गैर मुल्की मुबस्सरीन को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद एक्रेडिशंस जारी होंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि गैर मुल्की मुबस्सरीन के आने से इंतखाबात में शफाफियत आएगी, जबकि इलेक्शन कमीशन भी इंतखाबी शफाफियत पर यकीन रखता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गैर मुल्की मुबस्सरीन वीजे के लिए वजारत खारजा के पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पर कवायद जमा करा सकते हैं। गैर मुल्की मुबस्सरीन को पाकिस्तान पहुंचने के बाद इलेक्शन कमीशन में एक्रेडिशन करवाना होगी। सियासी वाबस्तगी के हामिल अफराद को एक्रेडिशन जारी नहीं किया जाएगा। और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से प्रेस एसोसिएशन की मुंतखब काबीना के एजाज़ में हाई टी का एहतमाम किया गया। सदर प्रेस एसोसिएशन तैयब बलोच ने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल वकला की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है, लेकिन प्रेस एसोसिएशन भी खुद को इसका हिस्सा समझती है। में सहाफ़ियों और वकला की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से प्रेस एसोसिएशन की मुंतखब काबीना के एजाज़ में हाई टी का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से प्रेस एसोसिएशन के सदर तैयब बलोच, सेक्रेटरी जनरल आजम गुल, सेक्रेटरी खजाना इब्रार अस्तूरी, सेक्रेटरी इत्तलात शहरयार बुखारी और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान को मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर सदर प्रेस एसोसिएशन तैयब बलोच ने कहा, पाकिस्तान बार कौंसिल के शुक्रगुजार हैं कि इसने पूरे मुल्क के सहाफ़ियों को हर मुश्किल वक्त में कानूनी इमदाद फराहम की। सेक्रेटरी जनरल आजम गुल ने कहा, पाकिस्तान बार कौंसिल ने वकला और सहाफ़ियों की खसूसी कमेटी तश्कील दी थी, इसे दोबारा फाल करने की दरख्वास्त करते हैं। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा ने कहा, पाकिस्तान बार कौंसिल सहाफ़ियों के साथ है और उनको हर मुमकिन आईनी और कानूनी सहूलत फराहम करेगी। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से प्रेस एसोसिएशन के ओहदेदारों को फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। निगरान हुकूमत का मुल्की मईशत को मुश्किलात से निकालने का मिशन। IMF 2 नवंबर को $71 करोड़ की दूसरी किस्त के इजरा के लिए पाकिस्तान से बातचीत शुरू करेगा। हुकूमत पर उम्मीद है कि बैरूनी शोबे के चैलेंजेस के बावजूद प्रोग्राम का जायजा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया जाएगा। निगरान हुकूमत मुल्की मईशत को मुश्किलात से निकालने के लिए पुरअज़्म। IMF 2 नवंबर को $71 करोड़ की दूसरी किस्त के इजरा के लिए पाकिस्तान से बातचीत शुरू करेगा। IMF की टीम नीथन पोर्टर की क़यादत में $3 बिलियन के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पहले जायजे के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। IMF टीम ज़र मुबादला की शरह के इंतजाम और मॉनिटरी पॉलिसी के मौक़िफ़ का जायजा लेगी। निगरान हुकूमत पर एतमाद है कि बैरूनी शोबे के चैलेंजेस के बावजूद प्रोग्राम का जायजा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना $3 बिलियन प्रोग्राम के लिए शराइत को पूरा करने के लिए पुरुमीद है। स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी IMF के अहदाफ को पूरा करने के लिए तसल्ली बख्श पेशरफ्त का इंदिया दे दिया है। पावर डिवीजन में भी गर्दिशी कर्जों में कमी पर IMF की शराइत पूरी कर चुका है। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में IMF बोर्ड 2023 में पाकिस्तान को कर्जे की अगली किस्त की मंजूरी मिलने की तवक्का है। बिजली चोरी रोकने का ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जायजा इजलास हुआ। ऑपरेशन से मुतालिक अनवारुल हक काकड़ को ब्रीफिंग दी गई।
कोई सरकारी ऑफिसर हो या आम शहरी, जो बिजली चुराएगा जेल की हवा खाएगा। रियासत का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली चोरी रोकने के मामले पर अफसरान के साथ बैठक लगाई और रिपोर्ट ली। इजलास में बताया गया है कि मुहिम के आगाज से अरबों रुपए की वसूलियाँ की जा चुकी हैं। 19,415 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। सितम्बर से अब तक 39,836 मुकदमा दर्ज हुए। बिजली चोरी में मुलविस 189 सरकारी अफसरान को मुअत्तल किया गया। ये मुहिम मर्दान में सबसे ज्यादा कामयाब रही, जहाँ ऑपरेशन से बिजली चोरी 43 से कम होकर 13% तक पहुँच गई। निगरान वज़ीर आज़म ने मुस्बत नताइज आने पर वज़ारत तवानाई, तक़सीम कार कंपनियों, वफाकी और सूबाई हुक्काम की तारीफ की। उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर, कोयटा और सिंध में मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। कहा ज़रई ट्यूब वेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का काम तेज किया जाए। बलूचिस्तान में मज़ाहमत और दीगर मसाइल पर जामिया रिपोर्ट दी जाए। बिजली चोरी की वजूहात से मुताल्लिक़ भी वज़ीर आज़म को बताया गया। कम आमदन वाले तबके पर टैक्स लगाने का मामला। माहाना 50,000 रुपये आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स छूट बरकरार रहेगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक सालाना 6 लाख कमाने वालों के लिए टैक्स छूट ख़त्म नहीं की जा रही। टैक्स इस्तिस्ना वापस लेने से मुतालिक कोई पॉलिसी या तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। आलमी बैंक ने मौजूदा 6 लाख की हद में कमी की तजवीज़ नहीं दी। FPR ने मज़ीद बताया कि ज़रई शोबे से हासिल आमदन पर टैक्स का नफाज भी सूबाई मामला है। और अब बात करेंगे गज़ा की सूरत हाल के हवाले से। तो गज़ा की 20 लाख से ज़ायद आबादी को यौमिया 1,60,000 लीटर तेल की ज़रूरत है। तेल ना मिला तो आज से फ़लस्तीनी पानी को बूंद को तरसेंगे। सेहत के सारे मराकज़ बंद हो जाएंगे और अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी काफ़िलों का ऑपरेशन भी रुक जाएगा। गजा में ईंधन खत्म हो गया। आज से ज़ेरे ज़मीन पानी का हुसूल दुश्वार। सेहत का तमाम निज़ाम खत्म हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी काफ़िलों का ऑपरेशन भी रुक जाएगा। इंक्यूबेटर्स में नामौलूद और ज़ेरे इलाज मरीज ऑक्सीजन से महरूम हो जाएंगे। 50,000 हामिला ख़वातीन सेहत की सहूलियात से महरूम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के खबरदार करने के बावजूद इसराइल का सफ़ाकी का खुला मुजाहिरा। साफ कह दिया कि हमास से तेल मांगे, इनके पास ज़ख़ीरा है। सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस ने सख्त अल्फाज में कहा, गजा में इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। हमास का हमला काबिल मजम्मत, लेकिन इसका जवाब बनाकर गजा के लोगों को इज्तिमाई सजा नहीं दी जा सकती। गुतेरेस ने इसराइल को बिलावास्ता मुखातिब करते हुए कहा है कि आखिर जंग बंदी के भी कुछ उसूल होते हैं। गजा की 20 लाख से जायद आबादी को यौमिया 1,60,000 यानी कि 42,267 गैलन तेल की जरूरत है। इसराइल ने अपने खिलाफ तकरीर पर गुतेरेस के इस्तीफे का मुतालबा किया है, बल्कि ढिठाई के साथ दावा किया है कि गजा में हमास के फ्यूल टैंकों में 5 लाख लीटर तेल मौजूद है। इसराइल ने 9 अक्टूबर से गजा की बिजली, पानी और तमाम जरूरियाती जिंदगी रोक रखी है। रफा से गुज़िश्ता रोज इमदादी सामान के 20 में से सिर्फ 8 ट्रक ही दाखिल हो सके हैं। इसराइल पागल हाथी की मानद खित्ते का अमन रोंदने लगा। गजा, लेबनान और अब शाम पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल का शाम पर फजाई हमला, शाम के 8 फौजी जाँ भाग हो चुके हैं, 7 जख्मी हैं, 2 एयरपोर्ट्स को भी नुकसान पहुंचा है। इसराइल की 3,60,000 इसराइली फौज ज़मीनी पेशकदमी में नाकाम है। पूरी दुनिया इसराइली बर्बरियत और सफाकियत को कैसे पहचानी, कैसे आईनी शाहिद बनी, इसका सहरा फ़लस्तीनी और दीगर सहाफ़ियों के सर है, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देकर इसराइली हमलों को रिकॉर्ड किया और दुनिया तक पहुंचाया। फ़लस्तीनी सहाफ़ी रिपोर्टर खालिद हमाद इसराइली हमले की जद में आकर शहादत पा गए, लेकिन उनका कैमरा बदस्तूर सारी कशमकश रिकॉर्ड करता रहा। और अब गजा अपडेट्स के लिए चलते हैं साथी एंकर मुदस्सिर इकबाल की जानिब। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी में नुकसानात का जायजा लेते हैं। 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली इस बमबारी में अब तक 6,000 से जायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 2500 से जायद सिर्फ बच्चे शामिल हैं, जबकि 1300 से जायद खवातीन इसमें शहादत पा चुकी हैं। इसी तरह जख्मियों की तादाद 16,000 से जायद हो चुकी है, जबकि दरबदर होने वालों की तादाद 13.5 लाख से तजावुज कर चुकी है। 40,000 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि 1,22,000 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, सिर्फ अल-अली अस्पताल ही नहीं बल्कि इजराइल गजा में 103 सेहत के मराकज़ पर हमले कर चुका है, जिनमें तकरीबन 19 अस्पताल मौजूद हैं, 40 से ज़ायद यहाँ क्लिनिक्स हैं और 36 एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया जा चुका है।
और अफसोस ये कि जान बचाने वाले हेल्थ वर्कर्स भी 157 हैं जो वहशियाना बमबारी का निशाना बने, जिनमें 57 शहीद हुए जबकि 100 इस वक्त जख्मी हैं। इजरायली हमलों में 81 मीडिया के मराकज़ को निशाना बनाया गया जबकि 18 सहाफ़ी भी शहीद हुए। बमबारी से तबाह होने वाले स्कूलों की तादाद 89 जबकि मसाजिद जो शहीद की गई हैं उनकी तादाद 23 तक पहुँच गई। इजराइल के मुसलसल हमलों से अब तक 324 सनतें भी ज़मीं बोस हो चुकी हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सरकारी सतह पर पाकिस्तान के पहले बड़े बायोगैस प्लांट का संग बुनियाद रख दिया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोबा टेक सिंह का दौरा भी किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी तरक्याती कामों में पेश लाहौर गुज्जर कॉलोनी में 6000 क्यूबिक मैट्रिक बायोगैस प्लांट का संग बुनियाद रख दिया। प्लांट पर 35 करोड़ रुपए लागत और सालाना 8 करोड़ रुपए रेवेन्यू हासिल होगा। निगरान वज़ीर आला ने गुज्जरपुरा में एक और बायोगैस प्लांट लगाने का ऐलान भी किया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोबा टेक सिंह का दौरा, ज़ेरे इलाज मरीज का हाथ थामकर मिजाज पुरसी की। मरीज ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी का हाथ पकड़े रखा और ढेरों दुआएं दी। कहा, मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम आपकी बख्त बुलंद फरमाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर मादूम होते 46 खेलों पर मुश्तमिल बतस्वीर किताब की इशाअत। किताब खेड़ा पंजाब दियाँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर ने पंजाबी ज़बान में शाया की। कौमी एयरलाइन PIA तबाही के दिहाने पर पहुंच गई। PSO के साथ वाजिबात का तनाज़ा 11 रोज़ बाद भी हल ना हो सका। फ्यूल ना मिलने के बायस मज़ीद 50 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गईं। 16 दिन में 8 अरब से ज़ायद का झटका लग गया। एयरलाइन ने PSO को 2 रोज़ में 13 करोड़ की अदायगी के बाद सिर्फ 9 बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की फ्यूलिंग का कह दिया। कौमी एयरलाइन को तारीख के बदतरीन बहरान का सामना। PIA और PSO के दरमियान वाजिबात की अदायगी का तनाज़ा 11 दिन बाद भी हल ना हो सका। PIA की PSO को अधूरी अदायगियाँ, फ्यूल ना मिलने से मजीद 49 मुल्की और बैनुल-अक़वामी परवाजें उड़ान ना भर सकीं। 10 रोज़ में 322 परवाजें मनसूख। एयरलाइन को यौमिया 50 से 60 करोड़ का नुकसान। 16 दिन में 8 अरब से ज़ायद का झटका लग गया। मुआहदे के मुताबिक PSO को यौमिया 10 करोड़ अदायगी लाजमी है। एयरलाइन ने गुज़िश्ता रोज़ 7 और आज 6 करोड़ की अदायगी की। बोल से गुफ्तगू में जनरल मैनेजर PR अब्दुल्ला हफीज खान बोले, बहरान आर्जी है, माजी में भी मसाइल से बेहतर तरीके से निपटे, परेशानी पर मुसाफिरों से माजरत ख्वाह हैं। देखिए जी, जो हमारे मुसाफिर हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को अपनी तरजीह बनाया हुआ है, उनको जो मुश्किलात हैं उसका हमें मुकम्मल इतराक है और उसके लिए हम उनसे बहुत ज़्यादा माजरत ख्वाह भी हैं और हम उनको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये बुरी मुश्किल वक्त जो है ये इंशाल्लाह जल्दी निकल जाएगा। PSO के मुताबिक 9 इंटरनेशनल परवाज़ों की फ्यूलिंग का कहा गया है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर फिलहाल ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। गाड़ी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई और डॉलर की कदर में कमी के समरात आने लगे। मुख्तलिफ गाड़ियों की कीमत में 1 से 13 लाख रुपए की कमी कर दी गई है। बोल न्यूज़ ने कीमतों में कमी की खबर 18 अक्टूबर को ब्रेक की थी। गाड़ी खरीदनी है, पैसे कम हैं, तो क्या हुआ, नई गाड़ी की कीमतों में नुमायां कमी कर दी गई। महंगाई ने सांस लिया तो अशिया की कीमतों में भी होश आया। बॉल न्यूज की 18 अक्टूबर की ब्रेकिंग की गई खबर के बाद कार मैन्युफैक्चरर्स ने भी अहम ऐलान किया। डॉलर की कदर में कमी के बाद गाड़ियों की कीमतें 1 लाख से 13 लाख रुपए तक कम हो गयी। टोयोटा ब्रांड की मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में 13 लाख रुपए तक कमी कर दी गयी। टोयोटा यार्स पर 1 से 1.25 लाख और फॉर्च्यूनर पर 11 से 13 लाख रुपए कम कर दिए गए। टोयोटा कोरोला भी 2 से 2.5 लाख रुपए सस्ती हो गई। कुछ दिन पहले लकी मोटर्स ने गाड़ियों पर 1 से 5 लाख रुपए और MG मोटर्स ने 6 लाख रुपए कम किए थे। गाड़ियों की फरोख्त में कमी के बायस सुजुकी और इंडस मोटर्स ने अपना प्लांट बंद किया हुआ है। मोटरसाइकिल वाले कीमतों में कमी के लिए इंतजार करें। पेशावर के शहरियों ने गाड़ियों की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दिया है और कहा है कि इससे मुतवस्सित तबके को गाड़ी खरीदने में कुछ आसानी मुयस्सर आएगी। एहसन इक़दाम है और ये होना चाहिए। तमाम अशिया इस तरह के उसकी जो प्राइसेस है वो नीचे होनी चाहिए और इसमें ये हो सकता है कि एक आम आदमी जो कि 3 लाख या 5 लाख का बजट रख सकता है वो ये एक छोटी गाड़ी ले सकता है। जी ये बिल्कुल ये होना चाहिए और ताकि जो है कीमतों में जो है ना मज़ीद कमी हो। बहुत अच्छी बात है और अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में जो है बहुत कीमतें कम है, हमारे यहाँ टैक्सी ज़्यादा हैं जो कि कम होने चाहिए, तो अच्छी बात है, लोगों को फ़ायदा होगा। गाड़ियाँ सस्ती हुई हैं,
इससे जो मिडिल क्लास है, ख़ास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका है, उसका बहुत ही इसका एक अच्छा असर पड़ा है उसका। अभी बहुत गुजारा हो चुका है पहले से सर, बहुत गुजारा हो चुका है सर। एक गाड़ी में 3 लाख 2 लाख ये बस कमी आ चुकी है सर, और इंशाल्लाह और भी कमी आएगी। काफ़ी बेहतरी हुई है, गाड़ियाँ माशाल्लाह जो है अभी काफ़ी जो है कीमत उनकी कम हुई है, और इससे भी और हम चाहते हैं कुछ और कम हो जाए तो हमारे लिए इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और अब बात करेंगे मौसम की, तो मुल्क में सर्दी की एंट्री। शुमाली इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची का मौसम गर्म रहा, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक 27 अक्टूबर से 1 नवंबर पर दरमियानी शिद्दत का कम दबाव बलूचिस्तान में रंग जमा सकता है। उनके दिन में गर्मी, मौसम ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दी। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में सर्दी ने रंग जमा दिए। पहाड़ों पर सफेदी छा गई। बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मौसम खज़ा में गिलगित बल्तिस्तान की वादी और ज्यादा निखर गई। हुंजा में जर्द पत्तों ने नए रंग जमा दिए। कराची में दिन में शदीद गर्मी, रात में खुनकी का एहसास होने लगा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद, मीरपुर खास, मिठी और शहीद बेनज़ीराबाद समेत सिंध के दीगर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार। महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहने की पेशगोई कर दी। पंजाब और बलूचिस्तान में मौसम खुश्क रहा। उधर महकमा मौसमियात के मुताबिक 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दरमियानी शिद्दत का कम दबाव बलूचिस्तान में रंग जमा सकता है। आज कम से कम दर्जा हरारत कश्मीरी इलाके लेह में -4 और कालाम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम सरमा की आमद के साथ ही सक्खर वालों ने चटखारेदार हलीम और पराठों से लुत्फानंदोज होना शुरू कर दिया है। कहा कि हल्के सर्द मौसम में हलीम पराठे का मज़ा ही कुछ और है। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली की रिपोर्ट। मौसम सरमा शुरू, सक्खर वासी हलीम पराठों के चटखारे लेने लगे। कहते हैं जायके में मुनफरिद हलीम पराठा ना खाया तो फिर क्या खाया। गैदरिंग हुई है तो उन्होंने फरमाइश की है कि यहाँ की हलीम और पराठे वगैरह खाने, तो बस वही लेने आए। मौसम ठंडा हो गया है, पराठे हलीम लेने आए। आलू वाले, कीमे वाले और चिकन के पराठे, साथ गर्मा गर्म हलीम। खरीदार खाते भी हैं और अहले खाना के लिए भी लेकर जाते हैं। यहाँ पे हम तो अक्सर आते हैं, चिकन पराठा लेने आते हैं। इनका फेमस है और अच्छा भी लगता है हमको। हम तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तकरीबन आते ही रहते हैं इनके पास। मौसम हल्का हल्का सर्द हो, ठंडी हवाएं चल रही हों, ऐसे में चटखारेदार हलीम और जायकेदार पराठे लोगों को अपनी जानिब खींचते हैं और लोग इनसे खूब लुत्फानंदोज होते हैं। मौसम हल्का हल्का सर्द हो, ठंडी हवाएं चल रही हों, ऐसे में चटखारेदार हलीम और ये जायकेदार पराठे जो हैं वो लोगों को अपनी जानिब खींचते हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।